हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे ले रहे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्याम भैया आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस बैच में। और आज का जो एपिसोड है हमारा, आपको पता है हमारे एपिसोड्स होते हैं जिसमें हम नई नई बातें सीखते हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है हमारा, इसमें पिछले एपिसोड में हमने जहाँ तक कंटिन्यू किया था वहां से आगे की बातें करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने नेचुरल नंबर से लेकर के कंपोजिट नंबर तक की बातें कर ली थी। उसको जाके आप देख लीजिएगा, उसका लिंक इसमें मैं डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, चलिए वहां से आगे की बातें करते हैं। अब ज्यादा आगे की बातें हो गई, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक अच्छा सा पेन। ठीक, चलिए। तो लास्ट में हमने आपसे कंपोजिट नंबर तक की बातें कर ली थी। अब वहां से आगे की बातें कुछ कर लेते हैं। कुछ एक आध और ऐसे नंबर होते हैं जिनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए देखिए, एक नंबर होते हैं ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं भाई? ट्विन प्राइम्स वो नंबर होते हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। यानी ट्विन प्राइम्स एक नंबर नहीं होता, ये पेयर ऑफ नंबर होता है। यानी ऐसे दो प्राइम नंबर ए और बी, ये दोनों ही कैसे नंबर होंगे? सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर होंगे सर। और प्राइम नंबर जब होंगे तो ये कैसे प्राइम नंबर होंगे कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा? टू होगा। इनका जो डिफरेंस है वो टू होगा। ठीक है जी। यानी ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो? टू हो। एक बड़े मजे की बात बता दो कि सिर्फ एक पेयर ऐसा है जिसमें एक का डिफरेंस होता है, बाकी सब में ज्यादा डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर्स का सिर्फ एक पेयर ऐसा है जिसमें वन का डिफरेंस है, वो है टू और थ्री। टू और थ्री एक ऐसा पेयर है जिसमें डिफरेंस कितने का है? वन का डिफरेंस है। अच्छा, क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं है। आप देखिए, टू और थ्री इनके बीच में क्योंकि डिफरेंस वन है तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। चलिए तीन से आगे देखते हैं, तीन और पांच। तीन और पांच की अगर बात करें बेटा, तो तीन और पांच में थ्री और फाइव के बीच में डिफरेंस कितने का है? टू का है। और दोनों ही नंबर प्राइम है, इसका मतलब ये पेयर हमारा ट्विन प्राइम का है। क्या आप ऐसे कुछ और पेयर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो अपनी नोटबुक में लिखिए। कुछ पेयर तो मैं ही यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि फाइव और सेवन जो मुझे याद आते हैं, इलेवन एंड थर्टीन, ये भी ट्विन प्राइम है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मजा तब तक नहीं है जब तक आप खुद सर्च ना करें। क्योंकि अगर सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो फिर मैथमेटिक्स आप क्या सीखेंगे? बताइए क्या सीखेंगे भैया? तो आप सीखें इसलिए मैं छोड़ूंगा। मैंने ये दो तीन पेयर आपको बता दिए, बाकी आप सर्च करिए कौन कौन से पेयर होते हैं। चलिए, एक तरह के और नंबर हैं सर बड़े मजेदार। ट्विन प्राइम्स के अलावा एक और तरह के नंबर होते हैं जिनको बोलते हैं हम को प्राइम्स। एक्चुअल में ये नंबर नहीं है, पेयर ऑफ नंबर्स हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं। तो को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं सर? बोले श्याम भैया, को प्राइम्स तो वो नंबर होते हैं जो ए कोमा बी के पेयर में मिलते हैं और इन दोनों का HCF वन होता है। इन दोनों का HCF क्या होता है? वन होता है। यानी इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है वन के अलावा। वन तो भाई कॉमन होगा ही होगा नंबरों में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वन कौन है? परमात्मा। वन परमात्मा है, यानी भगवान एक ही है और ये सबके पास है। यानी एक तो सब में ही होगा, यानी इसका और इसका कॉमन फैक्टर एक तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कि ये नंबर को प्राइम्स हैं। अच्छा, क्या ए और बी प्राइम होना जरूरी है इनको? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। इन दोनों को प्राइम होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ट्विन प्राइम्स में ए और बी दोनों नंबरों को प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, लेकिन इसमें ए और बी को कंपलसरी नहीं है कि ये प्राइम हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, टू कोमा थ्री, इसमें दोनों नंबर प्राइम है। अब जब प्राइम है तो इनके वैसे भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? वन ही होगा केवल। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम है। ठीक है जी। मैंने कहा आपसे थ्री और फाइव, ये भी को प्राइम है। इसका मतलब आप एक बात समझ रहे हैं क्या? यहाँ से एक पॉइंट जो बहुत अच्छा समझ में आ गया वो ये आ गया कि श्याम भैया आप ये कहना चाहते हो कि अगर दो प्राइम नंबर हैं P1 एंड P2, तो ये हमेशा ही क्या होंगे? को प्राइम होंगे। ये तो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं।
वन के अलावा। तो अगर दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं P1 एंड P2, तो ये हमेशा को प्राइम ही होंगे। अच्छा शाम भाई, ये वाली बात तो हमारी समझ में आ गई। ये वाला एग्जांपल बताओ जब ये प्राइम ना हो। चलिए भाई देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे 4 and 9, आप मुझे बताओ 4 and 9। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया कि 4 जो है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट। भाई इसके तो फैक्टर होते हैं ना मोर देन 2, तो ये कंपोजिट है। अच्छा 9 कैसा नंबर है, ये भी कंपोजिट है सर, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स क्या हैं, मोर देन 2 हैं। लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसके अपने फैक्टर हैं अलग, इसके अपने फैक्टर हैं अलग, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ कौन है, भगवान। कौन है, भगवान, यानी 1। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसका मतलब हम बहुत आसानी से समझ गए कि श्याम भैया ये भी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। यानी को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम नंबर होना कंपलसरी सर नहीं है। ठीक है जी, तो हमने ये बात यहाँ पे को प्राइम की कर ली। आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है डिवीजन प्रोसेस। क्योंकि अब हम 10th के सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो चीजें हमारे काम की है, जो चीज हमारे सिलेबस से जा रही है, वैसे तो ये सारी चीजें काम की इसीलिए आपको सिखाई गई है। अगर आपके 10th के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती तो आपको नहीं सिखाई जाती, ये सारी चीजें काम की ही हैं। तो देखिए भाई, डिवीजन प्रोसेस आपने पढ़ी है कि अगर आपको किसी नंबर ए से किसी नंबर बी को क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपको किसी नंबर ए से किसी नंबर बी को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आप कैसे करते थे, बोले सर ए से बी को ऐसे डिवाइड करते थे, ऐसे डिवाइड करते थे। जब डिवाइड करते थे तो यहाँ पर क्वोशंट आता था क्यू, यहाँ कुछ भी नंबर आता था और सब सॉल्व करने के बाद में यहाँ कुछ बचता था आर, जिसको आप क्या बोलते थे, रिमाइंडर। इसको आप बोलते थे रिमाइंडर, इसको आप बोलते थे कोशेंट, इसको आप बोलते थे डिवाइजर, और इसको आप बोलते थे डिविडेंड। इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे। अच्छा, तो मैडम बड़ी चिल्ला चिल्ला कर हमें बताती थी स्कूल में, जब हम छोटी क्लास में होते थे, मैडम कहती थी जैसे आपने किया, मान लीजिए आपने ऐसे किया, 2 का डिवाइड लगा रहे थे आप, मान लीजिए कितने में, 6 में। ठीक है सर, हम 2 का डिवाइड लगा रहे थे 6 में, और हमने क्या किया, मैडम से कहा कि मैडम 2 दूनी 4, मैडम बच गए 2, फिर मैडम 2 एकम 2, और मैडम रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारी मैडम बड़ी खुश होती थी, और मैडम हमारे कान पकड़ के हमारे गाल पे चला के कहती थी, बदतमीज, ऐसे करेगा तू, ऐसे मैथमेटिशियन बनेगा तू, ये क्या है। हम कहते थे मैडम क्या गलती कर दी, सही तो किया है, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बच गया 2, फिर 2 एकम 2, और मैडम ये हो गया, क्वोशंट आ गया 21। मैडम बड़ी खुश, वाह बेटे बड़ी उन्नति कर रहे हो भाई, मजा आ गया। चलिए, तो यहाँ पे मैडम फिर आपको सिखाती थी, मैडम क्या कहती थी कि नहीं भाई ऐसा नहीं करते। जब भी आप डिवाइड लगाते हो तो उसमें एक कंडीशन मैडम रखती थी आपके सामने कि आपको डिवाइजर का टेबल तब तक बोलना है, कब तक बोलना है, जब तक बोलना है कि जब तक आपका जो नंबर है टेबल का वो इस नंबर के या तो क्लोज पहुंच जाए सर, या इसके इक्वल हो जाए, या तो यही नंबर आ जाए या इसके क्लोज पहुंच जाए। मैडम मैं क्लोज पहुंच तो गया, मैं 4 पहुंच तो गया मैडम। नहीं नहीं नहीं, आपको 4 नहीं पहुंचना है, अगर इसमें 6 आता हो तो आपको सीधा 6 ही पहुंचना है। तो भैया हमने कहा ठीक है, अब हमने करेक्शन कर लिया, हमने कहा ऐसा है 2 3 जा 6, और माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। बोली मैडम, बोली अब एकदम ठीक है, अब एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया भाई। ठीक है जी, चलिए, तो ये वाला काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब यही जो चीजें हैं ना, जो आप बचपन से कर रहे हो इस डिवीजन प्रोसेस को, इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये आपके 10th के सिलेबस में पहले थी, इस बार हटा दी है, लेकिन लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या फायदा है इसी चीज का जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और हमें अभी यही नहीं पता कि इसका नाम क्या है। सर आप किसी के साथ बचपन से रह रहे हो, बहुत दिन से प्यार मोहब्बत है आपकी,
और अभी तक आपको यही नहीं पता चला कि इसका नाम क्या है। तो बताओ किस काम की ऐसी मोहब्बत? हाँ, कोई फायदा नहीं है बेटा। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो मैडम हमें बचपन से सिखा रही थी आखिर इसका नाम है क्या। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए सर, क्या कहती है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहती है? तो ये वही कहती है जो हमारी मैडम कहती थी कि अगर आपके पास में दो नंबर हैं ए और बी, और इन दोनों नंबरों में मान लेते हैं कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो मैं ए से बी को डिवाइड लगाऊंगा, छोटे से बड़े को मैं डिवाइड लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब बी क्या हो गया सर? डिविडेंड हो गया। जिसमें डिवाइड लगाना है वो डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड लगा रहे हैं वो डिवाइजर हो गया। मैडम क्या कहती थी? मैडम कहती थी कि जैसे बेटा तूने 2 से 6 को डिवाइड लगाया तो तूने कहा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ गया 0। या मैडम ने कहा कि भैया 2 से 7 में डिवाइड लगाया, हमने लगाया 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ गया सर 1। तो मैडम कहती थी अगर मुझे दोबारा से 7 चाहिए तो कैसे आएगा? तो हम कहते थे मैडम डिवीजर का गुणा कर दो कैसे? कोशेंट से, और फिर उसमें क्या ऐड कर देना? रिमाइंडर ऐड कर देना। तो वही बात ये कहेगा आपसे कि भैया अगर आपको डिविडेंड बी चाहिए तो आप डिवाइजर ए में कोशेंट क्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या ऐड कर दीजिए? रिमाइंडर आर ऐड कर दीजिए। और इसी स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन। एल्गोरिदम इसको तब कहते हैं जब हम इस काम को बार बार करेंगे, यानी एल्गोरिदम एचसीएफ के लिए यूज होगी। वैसे जो इसका नाम है, इस स्टेटमेंट का जो नाम है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस स्टेटमेंट का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिखा मिल सकता है। अगर ए को आप डिविडेंड मानेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है सर, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में जो काम करते हो कि जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर से डिवाइजर को डिवाइड लगाते हैं, फिर से डिवाइजर को डिवाइड लगाते हैं, उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी बार बार जब हम इस एल्गोरिदम समझते हैं ना, आप कंप्यूटर में एल्गोरिदम होती है, कंप्यूटर में एल्गोरिदम होती है, एक स्टेटमेंट का सेट होता है जिससे हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एक मेथड क्रिएट करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। यानी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है टू फाइंड एचसीएफ, और इसमें बार बार क्या चीज यूज होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं, यानी ये वाली चीज यूज होती है, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, जो हमें मैडम बचपन से सिखा रही है। अच्छा, क्या आपको एक बात और याद है? मैडम हमेशा ये कहती थी कि बेटा डिवाइड तब तक लगाना जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से सर क्या ना हो जाए? छोटा ना हो जाए। डिवाइड तब तक लगाना बेटा जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। इस बात को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं समझिए भाई। मैंने कहा ए एंड बी आर टू नंबर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं हम कि बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस आर। तो मैडम के हिसाब से क्या बात है भाई कि ये जो रिमाइंडर है ना सर, ये रिमाइंडर जीरो से तो क्या होना चाहिए? बड़ा। जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, लेकिन इसको डिवाइजर से छोटा होना पड़ेगा। जैसे यहाँ डिवाइजर ए है तो इसको डिवाइजर से क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। जब ऐसा होगा तो इसमें जो आर होगा वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको डिवाइजर से क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। अच्छा, यहां मैंने इक्वल का साइन लगाया, क्या ये सही है? ये जो मैंने इक्वल का साइन लगाया है, क्या ये सही है? यानी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है, ये वाला साइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो हो सकता है और डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता सर, क्योंकि डिवाइजर के इक्वल हो गया तो फिर तो पूरा डिवाइड चला ही जाएगा। इसलिए हमने कहा कि रिमाइंडर को इससे छोटा होना पड़ेगा। चलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। लीजिए भाई, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हो आप इसको कभी कभी, इसके एप्लीकेशंस देखिए।
अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड लगा रहे हो, किसी नंबर को आप किससे डिवाइड लगा रहे हो, 4 से लगा रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ क्या क्या चीज रिमाइंडर आ सकती है। कोई भी नंबर है, आप एन को, किसी नंबर एन को आप लगा रहे हो सर 4 से डिवाइड, ठीक है, प्यार से चीजों को समझते जाइए, हंसी मजाक के साथ हंसते खेलते हम सारी चीजें सीखेंगे समझेंगे, क्योंकि आनंद तभी आता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही आपके सामने उगलता रहूं तो आपको भी मजा नहीं आएगा और पढ़ाने का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखिए बेटा कि किसी नंबर एन को अगर हम 4 से डिवाइड लगा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो बोले सर याद करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कहती है वो ये कहती थी कि जो रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है, और उसको डिवाइजर से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। डिवाइजर से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। यानी अगर डिवाइजर मेरा 4 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो रिमाइंडर हो सकते हैं आपके जीरो हो सकता है, देखो जीरो हो सकता है, अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो रिमाइंडर को जीरो से बड़ा या बराबर और 4 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत आसान सी बात है, भाई हमें पता है कि रिमाइंडर को डिवाइजर से छोटा और जीरो के बराबर है उससे बड़ा होना पड़ेगा, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा डिवाइजर कितना है, यहाँ पे 4 है, मैं कह रहा हूँ 4 से डिवाइड लगा रहे हैं किसी नंबर को, तो 4 से छोटा होगा रिमाइंडर और जीरो के बराबर या इससे बड़ा होगा। तो बताओ ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो जीरो से बड़े और 4 से छोटे हैं। तो आप कहोगे श्याम भैया एक तो रिमाइंडर जीरो ही हो सकता है अगर पूरा घट गया तो नंबर, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे, 4। बताओ भैया। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख दूं क्या, आप फटाफट से जवाब दीजिए यहाँ पे। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ में, संघर्ष के बिना तो भाई जीवन बनता ही नहीं है अशोक सर, इसलिए संघर्ष तो जीवन में जरूरी है। अशोक सर हमारे नींद में जवाब दे रहे हैं, कह रहे हाँ सर जरूरी तो है। चलिए तो प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि व्हाट कैन बी रिमाइंडर्स if n is divided by 2, n is divided by 3, n is divided by 11, n is divided by 5। चलिए 4 ही बहुत है, इन 4 से ही समझ में आ जाएगा भैया अच्छे से, ठीक है, 4 से ही चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी अच्छे से। चलिए देखते हैं, आपने दिमाग पे अपने में आंसर बना ही लिया होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। मुझे पता चला है गुप्त सूत्रों से कि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। आप इतने होशियार हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। देश का भविष्य आपके कंधों पर टिका है सर। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ये बच्चे आगे चल के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए तो इनका आंसर कर दीजिए फटाफट से कि n इज डिवाइडेड बाई 2, n इज डिवाइडेड बाई 2। भाई नंबर को अगर 2 से डिवाइड लगा रहे हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे इसको, हम कह रहे हैं सर कि जो रिमाइंडर होगा इस केस में वो 2 से छोटा होगा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, आप कहोगे श्याम भैया पॉसिबल रिमाइंडर्स इस केस में होंगे 0 और 1, 0 और 1। यानी किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 एंड 1 होंगे। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या चीजें सिखा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमारी किताब में है नहीं। भाई ये चीजें सीख लो, क्योंकि ये चीजें सीखोगे तभी तुम वो चीजें सीख पाओगे जो आपके 10th के सिलेबस में है। कोई टीचर इस तरह से काम नहीं करेगा कि वो आपको थोड़ा पीछे जाके लेके आए, जहाँ सिलेबस है वहां से पढ़ाना शुरू कर देगा, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। हम एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको थोड़ा पीछे जाकर के लेके आ रहे हैं कि 1 2 3 क्लास ऐसी हो जाए जिसमें आपको थोड़ा पीछे का कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप 10th क्लास के सिलेबस को बड़े प्यार से अपने ब्रेन में डाल सको भाई, वरना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई।
तो आपने आंसर तो सारे निकाल लिए होंगे फटाफट से। इसके लिए क्या होगा स्टेटमेंट, इसके लिए होगा जीरो, रिमाइंडर 3 से छोटा और जीरो से बड़ा होगा, 3 से छोटा और जीरो से बड़ा होगा। तो बताओ क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे इसके, तो आप कहोगे शाम भैया इसके पॉसिबल रिमाइंडर होंगे 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, ठीक है जी। अच्छा इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे इसके पॉसिबल रिमाइंडर, अब ये तो आप लिख ही लोगे कि 0 R और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 11 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल नहीं होता ये डिवाइजर के, डन। चलिए अच्छा ये देखो भाई 5, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर R और ये हो गया 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी, 0 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, बोले श्याम भैया क्या, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई, सीखनी पड़ेंगी, इनके बिना काम चलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सर जितने से आप डिवाइड लगाते हो, जिस नंबर से आप डिवाइड लगाते हो, यानी जो हमारा डिवाइजर होता है, रिमाइंडर्स की संख्या, मैं क्या कह रहा हूं, रिमाइंडर्स की संख्या, काउंटिंग ऑफ द रिमाइंडर्स उतनी ही होती है। आप बताओ आपने 2 से डिवाइड लगा रहे थे तो रिमाइंडर कितने बच रहे थे, 2 बच सकते हैं, या तो 0 या 1। आपने 3 से डिवाइड लगाया तो देखो 3 रिमाइंडर पॉसिबल, पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हैं 3। आपने 11 से लगाया तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हैं 11। आपने 5 से लगाया तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हैं 5। तब तो मैं आपसे ये पूछता हूं, तब तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इफ अ नंबर, if a number n is divided by 13, then number of possible remainders, पॉसिबल रिमाइंडर्स की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने रिमाइंडर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या मतलब होंगे। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो हो सकते हैं ना, पॉसिबल रिमाइंडर्स, तो आप कहोगे श्याम भैया पॉसिबल रिमाइंडर्स तो सीधी बात है कि हमको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कि रिमाइंडर जो होगा वो 13 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। मुझे सारे रिमाइंडर अब लिखने नहीं है कितने हैं, कौन कौन से, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं कौन कौन से हो सकते हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कितने हो सकते हैं, तो आंसर होगा 13। क्योंकि हमने देखा कि जिस नंबर से आप डिवाइड लगाते हो उसी के बराबर हमारे रिमाइंडर्स होते हैं। तो इसका मतलब शाम भैया सीधी बात है कि अगर 13 से डिवाइड लगा रहे हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अब देखो इसका जनरलाइजेशन करते हैं। एक चीज होती है मैथमेटिक्स में जनरलाइजेशन, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से कि जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है क्वेश्चन का। उसके लिए एक स्पेशल क्लास रखेंगे जनरलाइजेशन का समझाने के लिए, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देते हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा अब ये कि इफ ए नंबर n is divided by p, मान लेते हैं कोई नंबर p से डिवाइड लगा रहे हैं, देन नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे। आप कहोगे श्याम भाई ये तो बहुत ही आसान है, इसका जवाब तो कोरिया का बच्चा भी दे देगा, है जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं आज की डेट में, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये गांव में कहावत है, ठीक है। कोरिया का बच्चा मतलब होता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का, आप उसका गलत मीनिंग ना निकालें। कोरिया का बच्चा मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बच्चा भी जवाब दे देगा भाई साहब। और क्या जवाब देगा, वो कहेगा सर आपने सिखाया है कि जो डिवाइजर होता है उसी के बराबर पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं। तो अगर डिवाइजर p है तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स भी कितने होंगे, p होंगे। बोलो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल। मुझे लगता है इससे ज्यादा घटिया सवाल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा घटिया कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा घटिया सवाल। एक क्वेश्चन और आपके सामने पेश करता हूं, लीजिए भाई मैं क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंक के मार रहा हूं, आप जवाब मेरे मुंह पे फेंक के मारिए। सही है क्या ये सर, क्या ये बात सही है, टीचर के मुंह पे फेंक के मारोगे हैं? अच्छा
चलिए देखिए, इफ अ नंबर n is divided by, मान लेते हैं कुछ क्या मान लें यार, चलो कुछ भी मान लीजिए। मैंने कहा कि आप m से डिवाइड लगा रहे हो। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई m, देन what will be what will be number of नॉन जीरो रिमाइंडर्स। नॉन जीरो रिमाइंडर्स क्वेश्चन बहुत ही आसान, मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इससे आसान और नहीं बना सकता मैं क्वेश्चन, इससे आसान और क्वेश्चन नहीं बना सकता। समझ रहे हैं आप? चलिए, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई m, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रिमाइंडर्स। भैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है माहौल। पिछले क्वेश्चंस में ये नन वर्ड नहीं था कहीं भी, है ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें सिर्फ ये था कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स था, है ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स था। ये नन वर्ड कहां से आ गया सर? ये नन वर्ड कहां से आ गया? किस बदतमीजी ने लिख दिया यहाँ के बीच में नन? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रिमाइंडर्स। तो बेटा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि फड़फड़ा के तुमने एक सेकंड में आंसर बता दिया कि श्याम भैया इसका आंसर तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से जो रिमाइंडर होंगे पॉसिबल वो m से छोटे और जीरो से बड़े या जीरो के इक्वल होंगे। तो मैंने कहा कि कितने होंगे, आपने कहा सर जो डिवाइजर होता है उसी के बराबर होते हैं, और आपने आंसर दे दिया m। उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। m इसका आंसर नहीं होगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा बेटा m। तो क्या होगा श्याम भैया? इसमें वर्ड लगाए नॉन जीरो। जरा क्वेश्चन तो पढ़ो ठीक से भाई, इसमें कुछ अलग चीज है, ये अलग माहौल है, अलग दुनिया है यहाँ पे। कहाँ बज रहा है भाई, बंद कर लो इसको। चलिए भाई, नन जीरो लगाए बेटा। नन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। नन जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो नहीं होना चाहिए। तो श्याम भैया अगर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इक्वल का साइन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन का मतलब ये कि जीरो को शामिल कर रहे हैं हम इसमें। समझ रहे हो ना भाई? हर बार जब आप रिमाइंडर लेते थे, देखो दिखाता हूँ पीछे, हर बार आप रिमाइंडर निकालते थे तो जीरो होता था ना, सब में जीरो रिमाइंडर बच सकता है। 01, 012, 01234, सब में जीरो आ रहे हैं। नन जीरो रिमाइंडर्स का मतलब है जिसमें जीरो ना हो। बताओ यार, अगर मैं जीरो को शामिल ना करूं तो जीरो को शामिल करके मेरे पास कितने रिमाइंडर होते पॉसिबल? m। जीरो को शामिल करके m रिमाइंडर होते, और अगर जीरो को माइनस कर दूं तो कितने हो जाएंगे? m-1। क्योंकि एक हमारा जो जीरो था उसको मैं इसमें से हटाऊंगा, नन जीरो का मतलब यही है, तो मैंने यहां से हटा दिया इसको। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर सब कितने हो गए? m-1। कितने हो गए भाई? m-1 हो गए। तब तो एक क्वेश्चन और बनता है इसी कंसेप्ट में, एक क्वेश्चन और बनता है इसी कॉन्सेप्ट पे, कि अगर किसी नंबर n को मान लेते हैं हम कि 17 से डिवाइड लगा रहे हैं। कितने से डिवाइड लगा रहे हैं सर? 17 से डिवाइड लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने होंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने होंगे? हमें रिमाइंडर्स पता करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन से होंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट ये बताएंगे कि कितने होंगे, काउंटिंग कितनी होगी उनकी। तो आप कहोगे श्याम भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा याद आ गई मुझे, जितने डिवाइजर है उतने ही रिमाइंडर होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने होंगे सर? 17। टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर होंगे 17 इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपसे श्याम भैया ने ये पूछ लिया कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स में, पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स में नन जीरो बताओ सर, जो जीरो नहीं है। तो आप कहोगे सर 17 में से जीरो यानी एक घटा दीजिए। भाई एक रिमाइंडर जो जीरो है उसको घटा दीजिए, तो 17-1 कितना आ गया? 16 आ गया। 16 रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये वाला जो तीसरा पूछ रहा हूं मैं, वो कहेगा कि आप पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख दीजिए कौन कौन से हैं।
पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख दीजिए कौन कौन से हैं, तो भाई लिखते हैं चलो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस 17 मत लिख देना क्योंकि 17 तो डिवाइजर है, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पॉसिबल रिमाइंडर सी होंगे हमारे पास, ठीक है भाई, पॉसिबल रिमाइंडर सी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसमें, मैं कह दूं अभी कि इसमें बताओ इवन इवन जो है रिमाइंडर्स कितने होंगे, तो आप 2 के मल्टीपल वाले सेलेक्ट कर लीजिए, मैं कहूँ 5 मल्टीपल ऑफ 5 वाले रिमाइंडर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, प्राइम कितने होंगे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में इसमें जो है रिमाइंडर के कई टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। इसको जरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। अब आपका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका कि मैथमेटिक्स में इसका प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है, ठीक है जी। ये देखिए, ये रहा भाई प्रॉपर स्टेटमेंट, पढ़ लीजिए इसको जरा, अगर दिख रहा हो तो साफ। सर सही आ रहा है, दिख रहा है बच्चों? ठीक है भैया, चलिए मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको साफ पढ़ने में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई देखिए, थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्टेटमेंट क्या है इसका जरा पढ़िए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर बोले तो होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो बच्चा होल नंबर्स। यहां देखो भाई अगर दिख रहा हो तो कि पॉजिटिव इंटीजर लिखा है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, होल नंबर्स। क्या होता है, होल नंबर्स। आप में से कोई बच्चा गोली लेके आ जाएगा और जो कहेगा क्या बोल रहा है मास्टर, फालतू की बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर कतई नहीं होता भाई साहब। बोले आप भी कह रहे थे होल नंबर है, आप भी कह रहे हो नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता सर, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, NP NN, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, देखो हिंदी में बोल लो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इंग्लिश में बोल लो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, NP NN, यानी जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में शामिल नहीं होता। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का सीधा मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है भाई इसका मतलब, नेचुरल नंबर्स। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यूज किया जाएगा तो आप क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर। में ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे जितना मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है जी। आप समझ गए होंगे बेटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है मैंने अब आपको बता दिया, इसका मतलब होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर होता है, ठीक है जी, नेचुरल नंबर होता है। तो हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं ए एंड बी, दो नेचुरल नंबर है हमारे पास ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, इनके लिए क्यू और आर यानी क्यू कोशेंट एंड रिमाइंडर ये फिक्स होंगे जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी ऐसे दो नंबर जरूर होंगे दुनिया के अंदर क्यू और आर जो इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। आप जानते हैं ये बात मैंने बता दिया कि भाई आप अगर बी से ए को डिवाइड लगाओगे तो कुछ क्वोशंट क्यू आएगा, कुछ रिमाइंडर आर आएगा। उस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो जहां पर रिमाइंडर के बारे में देखो ये क्या कहा गया है, रिमाइंडर के बारे में ये वही वाली बात है जो अभी तक आपसे चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा था कि जीरो, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलिए अच्छा इनको जान लेते हैं, ये कौन है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी, 780 से 850 कॉमन एरा में ये रहे थे, 780 टू 850। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझेंगे, चलिए कोई बात नहीं। एन एल्गोरिदम, अब देखिए एल्गोरिदम क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं कि एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मैंने बताया था ना अभी आपको कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसमें
आप लिखते हो ना, जैसे 9th में आपने किए होंगे, गिवन, टू प्रूव, फिर ये वो, फिर ये हमने यहाँ से ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड। तो पूरा एक सिस्टम होता है किसी क्वेश्चन को करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारा सिलेबस कराने का भी एक सिस्टम है, कैसे आपको सिखानी है सारी चीजें, जिससे आपके दिमाग पे जोर ना पड़े। है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। कंप्यूटर वाले जानते होंगे अच्छे से। एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है, मैंने वर्ड क्या यूज कर रहा है देखो, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो फिक्स है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है बच्चों? जो फिक्स है। द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन। 9th सेंचुरी के पर्शिया के मैथमेटिशियन है, पर्शियन मैथमेटिशियन, ठीक है जी। उनके नाम से वर्ड आता है एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम जो वर्ड है वो कहां से आया है? वो आया है 9th सेंचुरी के पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी, ठीक है जी। इससे ही ये वर्ड बना है एल्गोरिदम। इन फैक्ट इवन द वर्ड एल्जेब्रा इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बुक। एल्जेब्रा जो है ना, एल्जेब्रा मैथ्स में, एल्जेब्रा जो वर्ड है वो भी ड्राइव किया गया है, यानी लिया गया है एक किताब से। जो किसने लिखी थी? जो लिखी थी इन्होंने। इन्हीं के नाम पे तो एल्गोरिदम पढ़ा है, और इन्हीं के नाम से अलजेब्रा लिया गया है। अल ख्वारिज्मी, याद रखिए आप अल ख्वारिज्मी। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा एमसीक्यू का, तो उसमें ये क्वेश्चंस भी दूंगा। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है क्वेश्चंस लगाना, मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट भी हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। चलिए, उन्होंने एक किताब लिखी थी, हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला। नाम देख लो, हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला। हिंदी में लिख दूं क्या, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? हिसाब, हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला, ठीक है जी। ये इनके बुक का नाम है, हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला। लेमा क्या होती है? तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट मतलब थ्योरम है। भाई प्रूव कैसे करते हैं? थ्योरम को 9th क्लास में आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी, तो प्रूव करते हैं थ्योरम्स को। तो लेमा भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है, यानी एक थ्योरम ही है ये, फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा का मतलब और एल्गोरिदम का मतलब आप समझ गए होंगे। आप मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, इनसे भी मिल लिए हैं, बहुत जय हो, धन्यवाद। ख्वारिज्मी जी, अगर आप नहीं होते तो आप अलजेब्रा हम कैसे पढ़ा रहे होते बच्चों को? अशोक सर कैसे देख रहे होते आपकी शक्ल, और कैसे उनके सामने चैलेंज आता कि वो आपका नाम पढ़ पाए। चलिए भाई, एल्गोरिदम देख लेते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है? मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ आपको पढ़ाने से पहले एल्गोरिदम मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आप ये स्टेटमेंट, जैसे मैंने लेमा समझाया आपको, फिर आपको दिखाया, ऐसे ही मैं पहले ना आपको सारी चीजें खुद से सिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भाई यहाँ पे, ठीक है जी। हम हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी पहले तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा दूंगा, सारी चीजें यहाँ सिखा दूंगा, उसके बाद में ही हम पीपीटी खोल के आगे देखेंगे उसको, ठीक है। डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी में आती नहीं, अशोक सर को आती है, हमें नहीं आती अंग्रेजी। तो क्या करें, इसलिए हम पहले सीख लेते हैं, फिर अंग्रेजी में बातें करेंगे, क्यों साहब? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि जिसके साथ गलियों में घूमे, जिसके साथ पहिया चलाया हमने डंडी से। सर हम ये नहीं जान पाए कि उसका नाम क्या है, कभी फुर्सत ही नहीं मिली उसका नाम पूछने की। अब पूछ लीजिए सर नाम, अब पूछ लीजिए सर नाम। उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, इसका यूज क्या है? पहले तो इसका यूज देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि ये चीज काम क्या आएगी। हमें ये समझने से पहले कि ये क्या है क्या नहीं है, सर नमस्कार, हमें ये देखना है कि ये किस चीज के काम आएगी। तो हम कह रहे हैं भैया, इसका जो यूज होता है ना, वो HCF निकालने के लिए होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा HCF, एलसीएम।
तो इसका जो यूज होता है वो किस चीज के लिए होता है? HCF निकालने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है क्या? देखो समझाते हैं आपको। क्या आप लोगों ने HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पढ़ी है क्या, या डिवीजन मेथड पढ़ा हो? मैं समझता हूं आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो नंबर होते थे, एक नंबर था 4 और एक नंबर हुआ मेरे पास, मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 36। 36 नहीं, कुछ और लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर लेते हैं जो इससे ना कटे पूरा। 55, 55 ले लीजिए। वैसे तो आप एचसीएफ इसका आराम से निकाल लोगे, बहुत प्यार से एचसीएफ निकाल सकते हो कि ये 4 और 4 एंड 55 दोनों नंबर सर आपस में कोप्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? कोप्राइम है। अब ये कोप्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर कौन होगा? अभी बताया था मैंने क्लास में कि इनका 1 होगा। कोप्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आप देखिए इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ही जब बने तो यही एचसीएफ भी हो जाएगा, यही एचसीएफ भी हो जाएगा 1। तो ये सारी चीजें तो आपने पहले भी सीखी रही होंगी। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ये कहता था कि अगर छोटा नंबर है और एक नंबर बड़ा है, तो आप छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या लगाओ भाई? डिवाइड लगाओ। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, देखो आएगा याद। आपको ऐसा सिखाया गया है स्कूल में कि हम इस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड लगाते हैं, तो मैंने 4 से 55 को ऐसे डिवाइड लगाया, ऐसे डिवाइड लगाया। तो बताओ, टेबल बोलो भाई। 4 1 जा 4, माइनस कर दिया 1 बच गया, 5 कैरी उतार लिया मैंने यहाँ पे। 4 का फिर बोलो, 4 3 जा 12, कितने बच गए सर? 3। ये क्या बच गया? रिमाइंडर। 3 क्या हो गया? रिमाइंडर। चलिए 3 रिमाइंडर हो गया। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर ये रिमाइंडर क्या आ जाता? 0, तो मैं कहता इस स्टेप का जो डिवाइजर है यानी 4, यही एचसीएफ है। याद करो, आपको सारी चीजें याद आएंगी। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो मैं कहता यही एचसीएफ है 4। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को, यानी 3 से क्या को डिवाइड लगाएंगे अब हम? 4 को। तो बताओ 3 1 जा 3, माइनस किया कितना आ गया? 1, 1 आ गया। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैडम ने क्या बताया था कि अब 1 से किसको डिवाइड लगाएंगे? 3 को। यानी इस स्टेप के रिमाइंडर से इसी स्टेप के डिवाइजर को फिर से डिवाइड लगाएंगे। अब 1 से 3 पूरा कटता है, आपको पता है 3 बार कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जिस स्टेप पे 0 आता है रिमाइंडर, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अच्छा ये नहीं है, यहाँ आया 1 है, इसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो बताओ एचसीएफ 1 आया कि नहीं आया? भाई एचसीएफ 1 आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है जी, एचसीएफ आ गया 1। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा इस पे। भाई यही एल्गोरिथम है भाई, इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, कोई नया चीज नहीं है, यही है। ठीक है, यही वो चीज है जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि श्याम भैया थोड़ा और क्वेश्चन बताओ जिससे क्लियर हो और अच्छे से चीजें। तो मैं कह रहा हूँ देखो भाई, मैं आपसे कुछ एचसीएफ के क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मैंने कहा एचसीएफ निकालो आप 13 का और 91 का। ठीक है जी। दूसरा मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालना है आपको, जो आपने सीखा हुआ है वो मैं कह रहा हूँ आपसे निकालो 12 का और 18 का। 12 का और 18 का दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए भाई, पहले वाले में छोटा नंबर कौन है? 13। तो आप 13 से डिवाइड लगाओ किसको? 91 को। आप 13 से डिवाइड लगाओ किसको? 91। तो जैसे आप 13 से डिवाइड लगाओगे 91 को, तो आपको मिलेगा 13 7 जा 91। 13 का टेबल आता है क्या? बहुत सारे बच्चे तो आप में से ऐसे होंगे जिनको 10 तक के टेबल भी अच्छे से याद नहीं रहे होंगे। वैसे अब तक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब सही बता रहा हूँ। 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप और 10th तक की आपको टेबल याद नहीं होंगे। चेक करके देख लेना, कुछ लोग आपको याद है कि नहीं है, बोल के देख लेना मन में। ठीक है, कि श्याम भैया की सही तो नहीं कह रहे। चलो 13 7 जा 91,
बहुत लोगों को शक हो गया होगा, क्यों सर है? कुछ लोगों को शक हो गया होगा कि मतलब हम 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th तक के हम पे टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देख लेना भैया, बोल के चेक करके, ठीक है। वैसे बता दो यार, सही बात बताऊं तुम्हें तो कम से कम 25 तक तो यार शर्म करो यार, 25 तक तो टेबल कम से कम याद ही कर लो। 25 तक तो कम से कम टेबल आपको याद होनी चाहिए इस उम्र पे। आप एकदम युवा है। चलिए, मेमोरी आपकी अच्छी है, आप याद भी कर सकते हैं, तो 25 to 30 कम से कम इतने टेबल्स याद कर लीजिए आप। स्क्वायर्स कर लीजिए कम से कम 32 तक याद, और क्यूब्स कर लीजिए कम से कम 12 तक याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, इतने तो कर ही लीजिए, मतलब ये काम तो बनते हैं यार। 13 7 जा 91, आप माइनस करिए, रिमाइंडर आ गया 0। मैंने क्या कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर वही HCF होता है। यानी इनका HCF कौन आ गया? 13। इनका HCF कौन आ गया भैया? 13 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखो भाई, छोटा नंबर कौन है? 12। तो 12 से आप डिवाइड लगाइए किसको? 18 को। 12 से आप डिवाइड लगाइए 18 को, लगाओ भैया। 12 × 12, माइनस करना जरा, कितना आएगा? 6। 18 - 12 कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये 0 तो नहीं आया रिमाइंडर, तो अब आप 6 से किसको डिवाइड लगाएंगे? 12 को। इस स्टेप के रिमाइंडर से इस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड लगाते हैं, तो मैं 6 से 12 को डिवाइड लगाऊंगा। 6 × 2 = 12, माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जहां रिमाइंडर 0 आ गया, जिस स्टेप पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जिस स्टेप पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। इसका मतलब इसका HCF कौन हो गया? 6 हो गया। इसका HCF क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। बोले श्याम भैया बहुत आसान है ये तो। इसी आसान चीज को जो आप बचपन से करते आ रहे हो ना, 6वीं क्लास से, इसी आसान चीज को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। 10th क्लास में बस इसका नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जानते हैं आप बचपन से इसको, ठीक है। चलिए, अब आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो देखो सब चीज समझ में आ जाएगी अब आपको। अब PPT देख लीजिए आप, पढ़िए भाई क्या लिखा है। आसान भाषा में लिखा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है देख के, बहुत अंग्रेजी है इसमें। देखिए, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, फिर से पॉजिटिव इंटीजर आया। अभी बताया था पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, क्या होता है? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, हमने दो नंबर ले लिए C एंड D, विद C ग्रेटर देन D। यानी बड़ा नंबर कौन है? C है, छोटा नंबर कौन है? D है। सेम मैच करते जाइएगा, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे अभी सिखाया, जो डिवीजन प्रोसेस है हमारा HCF निकालने का, सेम मैच करते जाइएगा, वही स्टेप है। देखिए पहले बड़ा छोटा नंबर ढूंढते हैं हम, तो मैंने कहा C बड़ा नंबर है इसमें, ठीक है। फॉलो द स्टेप्स बिलो, अब क्या क्या स्टेप निकालने हैं आपको, देखिए पहला स्टेप, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? वही डिवाइड लगाना है, मतलब सिंपल बात। चलिए, टू C एंड D, C और D पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करिए। वी फाइंड whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R, C is equal to DQ plus R, ठीक है जी। वेयर रिमाइंडर, आप जानते ही हैं रिमाइंडर के बारे में बात कि डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखिए, इफ R इज 0, मैंने बताया ना कि अगर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, देन D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है, भाई सबसे पहले डिवाइजर कौन है? D है, D से तो डिवाइड लगा रहे हैं MC को, तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं आया, तो मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से उस रिमाइंडर से उस स्टेप के डिवाइजर को क्या लगाते हैं? डिवाइड लगाते हैं। अब तो आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी अच्छे से। तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अब D और R पे लगाना है आपको डिवीजन लेमा। तो D और R में छोटा बड़ा देखना है आपको, सिंपल सी बात पता है कि रिमाइंडर है तो ये छोटा होगा और D है वो बड़ा होगा, तो R से D को डिवाइड लगाना है आपको। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक यही काम करते रहिए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF,
जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको चीजें बता दी। दिस एल्गोरिदम वर्क्स बिकॉज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ डी एंड आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि ये चीज काम क्यों करती है, ये एल्गोरिदम काम क्यों करती है, व्हाई इट वर्क्स, क्यों काम करती है। तो ये काम इसलिए करती है कि जो सी और डी का एचसीएफ होगा ना सर, वो डी और आर के एचसीएफ के इक्वल होगा। समझ रहे हैं आप? ये इसलिए काम करती है कि सी और डी का जो एचसीएफ होगा वो डी और आर के एचसीएफ के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। जहां पर एचसीएफ ऑफ सी डी जो लिखा है उसका मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। रीड करना तो आपको आता ही है, मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश में एक लैंग्वेज है, हर चीज की एक लैंग्वेज है, वैसे मैथमेटिक्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। मैथमेटिक्स में सारी चीजों को स्टेटमेंट के तौर पे पूरी तरह से नहीं लिखा जाता है, उसको शॉर्टकट में कुछ सिंबल्स के माध्यम से लिखा जाता है। तो जब आप कहते हो ना एच सी एफ ऑफ सी एंड डी, जैसे मैं स्टेटमेंट में अगर बोलूंगा तो मैं कहूंगा, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूंगा तो क्या कहूंगा, बोले श्याम भैया आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स ए एंड बी। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, एच सी एफ ब्रैकेट में लिख देंगे ए कोमा बी। इसका मतलब यही होता है, इसको पढ़ते यही ऊपर वाला बोलेंगे कैसे इसको पूरा, इसको बोलेंगे एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। रीड इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे एचसीएफ निकलता है। ये कह रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आप एचसीएफ निकालिए 4052 और 12576 का। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस से आउट है। रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट हुआ है, एनसीईआरटी ने इनको जो है सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन आपको सिखाना बहुत जरूरी था। आपको ये चीज सिखाना जरूरी थी, इसलिए मैंने इनको आपको सिखाया, क्योंकि ये बेसिक था, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आप अब कर लेंगे, आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेन ले लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए और ये क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 4 की पावर n, वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 4 रेज्ड टू पावर n, 4 रेज्ड टू पावर n, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। 4 रेज्ड टू पावर n बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सब चलता है, हम कहते हैं 4 की पावर n। चलिए देखिए, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर, चेक कीजिए, पता कीजिए, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। आपको यह पता करना है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड का, कई बार बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। तो 4 की पावर n आपको पता करना है कि ऐसा क्या नंबर रखूं मैं n के जो नंबर बने उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, बता सकते हैं क्या इसको? तो आप कहेंगे सर इसको बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। इस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। और मुश्किल क्यों रहेगा, मुश्किल क्यों रहेगा, मुश्किल इसलिए रहेगा क्योंकि ये जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है, जरा ऊपर नजर डालिए एक बार, कि एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी ये जो क्वेश्चन है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है, जो
आपको आती तो है, वही बात है कि आप बचपन से इसके साथ रहे लेकिन अभी तक नाम नहीं आपको पता। तो आपको ये आती है थ्योरम, लेकिन आपको अभी इसका नाम नहीं पता है। जैसे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नया लगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नया लगा, लेकिन जब मैंने आपको बताया तो आप सीधे समझ गए कि ये तो वही चीजें जो हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी मैडम ने हमें सबसे पहले यही चीजें सिखाई थी। तो आज भी ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये वही चीज है जो आप सिक्स्थ में पढ़ के आ रहे हो, फिफ्थ में पढ़ के आ रहे हो, सेवंथ में पढ़ के आ रहे हो। बस इसका नाम चेंज है। ये क्या है और कैसे है, इसकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। और अगले सेशन में ही आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में सर। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।